नमस्कार। YouTube के साकार चैनल की इस अंक में आपका स्वागत है। मैं जय कुमार अलंकार, रिटायर्ड एडिशनल स्टार कोऑपरेटिव सोसाइटीज बिहार पटना बोल रहा हूँ। आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाइयाँ। मैं एक इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ। मैंने इतिहास में और PhD किया है, और जब जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आपसे मुखातिब हूँ तो मैं सोचता हूँ कि थोड़ी सी चर्चा भगवान श्री कृष्ण के बारे में भी और भगवान श्री कृष्ण के मथुरा में स्थित मंदिर के बारे में भी कर दूँ आपसे। आपको विदित है कि पुराणों ने युग को 4 भागों में बांटा है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। वर्तमान में कलयुग चल रहा है। त्रेता युग में भगवान राम हुए थे। विष्णु भगवान के अवतार के रूप में राम अवतार हुआ था। रघुकुल में उनका जन्म हुआ था, वे रघुवंशी कहलाते थे। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, कृष्णावतार। यदुकुल में उनका जन्म हुआ था, वे यदुवंशी कहलाते थे। भगवान कृष्ण एक बहुत बड़े नीतिज्ञ विद्वान थे। द्वापर में ही जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो भगवान श्री कृष्ण ने धनुर्धर अर्जुन के सारथी की भूमिका अदा की थी। और जब अर्जुन ने युद्ध क्षेत्र में अपने सगे संबंधियों को देखकर लड़ाई लड़ने से इच्छा व्यक्त की थी तो भगवान कृष्ण ने उन्हें उपदेश दिया था, मार्गदर्शन किया था, जो भगवत गीता के रूप में संकलित है। भगवान कृष्ण ने श्री अर्जुन को निष्काम कर्म योग का संदेश दिया था और आत्मा की नश्वरता के बारे में उन्हें बताया था। यह उपदेश आज प्रासंगिक है, खासकर हम सभी अधिकारियों या सभी मनुष्यों के लिए। निष्काम कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करना चाहिए, फल देने वाला ऊपर है। अब मैं एक चीज़ बता दूं कि मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ। इतिहास में मैंने MA किया है, PhD किया है। और जब राम जन्मभूमि का विवाद चल रहा था 1990-95 के दशक में, तो मैंने कई सारे लेख डाले थे, शोधपरक लेख डाले थे, जो देश के प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए थे। वर्तमान में मैं श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भी कुछ काम कर रहा हूँ और इस संदर्भ में थोड़ी सी चर्चा कर देता हूँ। उसके बाद मैं मुख्य विषय बिंदु है, आज का मुख्य विषय बिंदु है 2 न्यायिक निर्णय। 2 न्यायिक निर्णय जो हुए हैं, जो उन्होंने कोऑपरेटिव सहकारी समितियों के प्रबंधन समिति के गठन पर दूरगामी प्रभाव डालने का, जिनमें असर है, जो दूरगामी प्रभाव डाल सकते हैं, उनकी मैं चर्चा करूँगा। मैं थोड़ी सी चर्चा भगवान श्री कृष्ण के बारे में कर दूँ। मैंने बता दिया कि द्वापर में अवतरित हुए थे। यह मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र ने, जो उनका जन्मस्थल मथुरा है, वहाँ पर एक मंदिर का निर्माण कराया था। यह मंदिर कालांतर में कई बार भग्नावस्था में हुआ, कई बार इसको विध्वंस भी किया गया। गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त ने पुनः इस मंदिर का पुनरुद्धार करके एक भव्य मंदिर की आधारशिला रखी थी, भव्य मंदिर का निर्माण किया था। राष्ट्रकूटों ने 8वीं शताब्दी में इस मंदिर को अपना संरक्षण प्रदान किया, परंतु महमूद गजनवी ने जब भारत पर आक्रमण किया 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में, तो उसने मथुरा को जमकर लूटा, इस मंदिर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया और यहाँ से अपार मात्रा में सोना और चांदी लूट कर ले गया। पुनः एक आदमी की चर्चा है, झज्जाद नामक एक व्यक्ति चर्चा है, जिसने मंदिर का पुनर्निर्माण किया। पुनः सिकंदर लोदी के बारे में भी चर्चा है कि उसने भी इस मंदिर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। समय बीतता गया। मुगल बादशाह जहांगीर का सिंहासनारोहण हुआ। जहांगीर एक उदार प्रवृत्ति के शासक थे। उनके समय में ही ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला ने 1618 के आसपास भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण किया था। फ्रेंच यात्री ट्रेवियर ने यह उल्लेख किया है कि यह मंदिर लाल पत्थरों से बना हुआ था और दूर से ही चमकता था। यहाँ तक कि पुर्तगाली यात्री मनुची, जो मुगलों के दरबार में रहा था, उसने भी इस मंदिर की चर्चा की है। लेकिन कालक्रम पुनः बदला। शाहजहाँ का समय आया
शाहजहाँ के पुत्र दारा सिकोह, जो अपनी उदारवादी विचार के लिए प्रसिद्ध था, उसने मंदिर को एक रेलिंग दिया था, भेंट दिया था, दान दिया था। रेलिंग था जिसमें कई चित्र बने हुए थे, पत्थर का रेलिंग था, हुआ कई सारे चित्र बना हुआ था, बड़ा ही सुंदर था। इसी बीच औरंगजेब का शासन आया। उस समय मथुरा का फौजदार अब्दुल नबी था। उसने मंदिर पर हमला किया और इस रेलिंग को लूट कर ले गया और मंदिर को काफ़ी क्षति पहुंचाई। इसके विरोध में स्थानीय जाटों का एक संगठित विद्रोह हुआ था, जाटों के राजा गोकुल के नेतृत्व में। 1669 की घटना है और यह विद्रोह इतना जबरदस्त था कि इसने मुगल साम्राज्य की चुल्ली हिला दी थी। अब्दुल नबी की हत्या कर दी गई। औरंगजेब ने नया फौजदार नियुक्त किया, संसाधनों को संगठित किया और जाटों को परास्त किया। और इसी क्रम में जो भगवान का मंदिर था उसको ध्वंस कर दिया गया। वहाँ पर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया गया, जो आज तक विद्यमान है। हालांकि जाटों का विद्रोह दबा नहीं, कालांतर में जाट नियंत्रण संघर्षशील रहे और उनकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि उन्होंने आगरा के जो किला है, जो लोग आगरा का किला देखे होंगे, उस आगरा के किला पर हमला करके उस मुख्य द्वार को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है और आज भी है, विद्यमान है, जो दर्शाता है जाटों विद्रोह को। खैर, अब इससे हम मूल विषय पर आते हैं। मैंने पहले ही चर्चा किया है कि दो न्यायिक निर्णय आए हैं जिसने बहुत हद तक सहकारी समिति के प्रबंध समिति के गठन को प्रभावित किया है। पहला न्यायिक निर्णय पहले आया था, कुछ साल पहले आया था, 2022 में आया था। यह न्यायिक निर्णय बेगूसराय केंद्रीय सहकारी बैंक के निदेशक परिषद से संबंधित था। 2022 में हुआ था। 2022 में अक्टूबर की घटना है कि वहाँ जो बेगूसराय के निदेशक परिषद का गठन 2018 में हुआ था, अक्टूबर 18 में हुआ था और उस समय निदेशक परिषद के निर्वाचित सदस्य 9 ही हुए थे, 9 ही मात्र निर्वाचित सदस्य हुए थे और एक प्रबंध निदेशक थे। इन्हीं के सदस्यता से 10 सदस्यों का बोर्ड था जिसका गठन किया गया था। सरकार ने को अपना एक प्रतिनिधि नामित करना था, सरकार ने अपना प्रतिनिधि कभी नामित नहीं किया। तो बोर्ड के कुल सदस्यों की संख्या 10 थी, जिसमें एक प्रबंध निदेशक, 9 निर्वाचित सदस्य थे। हुआ यह कि अक्टूबर की बात है, अक्टूबर 22 की बात, 2022 की बात है। उसमें ज्वाइंट रजिस्ट्रार भागलपुर था। मैं ज्वाइंट रजिस्ट्रार भागलपुर का प्रभारी था और बेगूसराय के सहकारी अधिकोष लिमिटेड मेरे ही अंदर पे आता था, मेरे ही कार्य क्षेत्र में आता था। तो अक्टूबर 2022 में हुआ कि 12 अक्टूबर 2022 को जो निदेशक परिषद के 4 सदस्यों ने, जो उपाध्यक्ष थे कमल किशोर सिंह, उनके नेतृत्व में उपाध्यक्ष सहित 4 सदस्यों ने अपना त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र तो प्रबंध अध्यक्ष के नाम से था। मैं एक चीज़ यहाँ चर्चा कर देना चाहूँगा कि एक्ट या रूल्स में बहुत क्लियर नहीं है कि त्यागपत्र देगा तो किसको संबोधित होगा, कितने दिन पर त्यागपत्र पर निर्णय होना चाहिए। यदि त्यागपत्र पर जो प्रबंध समिति निर्णय लेगी तो क्या उसकी बैठक में वे सदस्य भी भाग लेंगे जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, या फिर त्यागपत्र देने के कारण प्रबंध समिति में कोरम का अभाव हो जाएगा तो फिर त्यागपत्र की सुनवाई कौन करेगा। तो खैर, उन्होंने त्यागपत्र दिया और उसको एक फॉरवर्डिंग लगाकर 12 तारीख को ही फॉरवर्डिंग लगाकर वहाँ के जो एमडी थे उन्होंने उसको भेज दिया निबंधक सहयोग समिति बिहार पटना को। और यह पत्र में वर्णित किया कि कोरम का अभाव हो गया है। हम सभी जानते हैं कि केंद्रीय समिति में एक्ट के अनुसार 15 सदस्य है। एमडी का कहना था कि कोरम 8 का सदस्यों का कोरम है और 4 सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया है, तो एमडी सहित मात्र 6 सदस्य रह गए हैं, कोरम का अभाव हो गया है। इस कारण 41(5) के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। 41(5) का जो प्रोविज़न है वह रजिस्ट्रार को या प्राधिकृत प्राधिकारी को यह अधिकार देता है कि यदि जो निदेशक परिषद की जो संख्या है 50% या उससे कम हो जाए तो 41(5) को इन्वोक करके उसका उपयोग करके समिति को विघटित किया जा सकता है। रजिस्ट्रार के पास से आया निर्णय के लिए, निबंधक सहयोग समिति ने अपने स्तर से एक नोटिस निर्गत किया उन सदस्यों को जिन्होंने त्यागपत्र दिया था, सभी सदस्यों को नहीं, उन सदस्यों को नोटिस निर्गत किया जिन्होंने त्यागपत्र दिया था। निबंधक महोदय ने अपना पक्ष प्रस्तुत करने के कहा, उनको 2 दिन का समय दिया। 14 अक्टूबर को उनको बुलाया गया निबंधक के कक्ष में। शपथ पत्र के साथ उन्होंने
इस बात की पुष्टि की कि उन्होंने बिना किसी दबाव के अपना त्याग कर दिया है। अब निबंधक महोदय ने आदेश निकालकर 41(5) का प्रयोग किया, प्रबंधकारिणी समिति को विघटित कर दिया, निदेशक परिषद को विघटित कर दिया और बेगूसराय के जिला पदाधिकारी को वहाँ का प्रशासक बना दिया। 2022 का घटना है। अब निबंधक महोदय के आदेश के खिलाफ वहाँ जो बैंक के चेयरमैन थे श्री नरेंद्र सिंह, माननीय उच्च न्यायालय में उन्होंने समादेश याचिका दायर किया। चूँकि उनका कहना था, जो समादेश याचिका दायर किया गया था उसमें उनका यह पक्ष रखा गया था कि प्रबंध निदेशक को यह अधिकार नहीं है कि निदेशक परिषद के सदस्यों के त्यागपत्र को अग्रसरित करें निबंधक संयुक्त समितियां को। और दूसरा पक्ष यह कहा गया था कि जो यह अल्पकालीन सहकारी साख संरचना का अंग है और अधिनियम में यह प्रावधान है कि किसी भी तरह का विघटन या अवक्रमण हो तो रिजर्व बैंक का अनुमोदन लेना चाहिए, रिजर्व बैंक का पॉवर्स लेना चाहिए, जो निबंधक ने नहीं किया। तीसरा था उनका कि नहीं, निबंधक ने विधिवत सुनवाई नहीं की और एक तरफा फैसला दे दिया। और अंत में उन्होंने यह कहा कि जो बोर्ड की सदस्य संख्या 15 है वो अधिकतम है, जरूरी नहीं है कि उसी अधिकतम सदस्यों की संख्या पर कोरम निर्धारित किया जाए। जितने निर्वाचित सदस्य हैं उन पर कोरम निर्धारित होना चाहिए और निर्वाचित सदस्यों के हिसाब से कोरम पूरा होता था, इसलिए विघटन का कोई आधार नहीं होता है। माननीय उच्च न्यायालय के डबल बेंच में मामला गया था, उसमें सभी एक न्यायाधीश महोदय माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चले गए हैं। तो डबल बेंच ने इस पर नोटिस किया, सुनवाई की। अब जो निदेशक परिषद के जिन सदस्यों ने त्यागपत्र दिया था उनके वकील ने रखा पक्ष की जो रीट पिटीशन है, जो समादेश याचिका है, बिल्कुल तथ्यहीन है। इस मैटर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के परामर्श की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यह कार्रवाई रजिस्ट्रार ने 41 के सब सेक्शन 1 के अंतर्गत नहीं किया, बल्कि 41 के सब सेक्शन 5 के अंतर्गत किया है। दूसरी बात उन्होंने किया कि कोरम जो है, कोरम है निर्धारित है, 15 सदस्यों का है तो कोरम 8 है, तो 8 से कोरम नीचे पर चला गया, तो निश्चित रूप से विघटन होना चाहिए था और इसमें कहीं से कोई गलती नहीं हुई है। उन्होंने बहुत सारे निर्णयों का भी हवाला दिया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, माननीय उच्च न्यायालय का। न्यायाधीशों ने सुनवाई के क्रम में, जब सुनवाई अंतिम चरण में चला गया, सरकारी वकील ने भी अपना पक्ष रखा, बैंक वकील ने भी अपना पक्ष रखा। न्यायाधीशों के सुनवाई क्रम में 2-4-3 ऑब्जर्वेशन दिया, बाद में अपना फैसला दिया। पहला ऑब्जर्वेशन दिया उन्होंने कि प्रबंध निदेशक को किस अधिकार से प्रबंध निदेशक ने उस पत्र को, जो त्यागपत्र से संबंधित पत्र को निबंधक को प्रेषित किया। दूसरा, यदि निबंधक को यह त्यागपत्र का पत्र मिला तो उनको सभी संबंधित पक्ष को नोटिस करना चाहिए था। जो बोर्ड के अन्य सदस्य थे उनको भी नोटिस करना चाहिए था, उनकी भी सुनवाई करनी चाहिए। तीसरा ऑब्जर्वेशन यह है कि जो निबंधक महोदय को सबसे पहले त्यागपत्र के बारे में फैसला देना चाहिए था, एक ऑर्डर निकालना चाहिए था, तब आगे की कार्रवाई करनी चाहिए थी। त्यागपत्र स्वीकार करने के बाद ही आगे की कार्रवाई कर सकते थे और आगे की कार्रवाई करने में उनको शेष सदस्यों को नोटिस देना चाहिए था, क्योंकि वे भी प्रभावित होने वाले थे। निबंधक महोदय ने यह भी नहीं किया। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने जो रखा, कोरम के संबंध में बहुत विस्तृत विवेचना की और खंडपीठ ने यह पक्ष या ऑब्जर्वेशन दिया या फैसला दिया कि जो एक्ट का प्रोविजन है वह अधिकतम संख्या 15 बताता है। ऐसा नहीं है कि 15 ही सदस्यों का निर्वाचन होना चाहिए, और निर्वाचन कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, निदेशक परिषद की नहीं है। और निर्वाचन नहीं हो पाता है तो इसका दुष्परिणाम निदेशक परिषद को नहीं भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है राज्य सरकार की। तो उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि ठीक है, जो इलेक्टेड थे 9 सदस्य और एक एमडी है 10 सदस्य, तो 9 सदस्य में 4 सदस्य ने त्यागपत्र दे दिया, तो बाकी 5 सदस्य, तो वह जो बाकी 5 सदस्य तो बच गए। यदि निदेशक परिषद की कुल संख्या निर्वाचित सदस्यों की 9 थी तो उसमें 50% 5 से ज़्यादा 5 सदस्य बच गए, इसलिए कोरम का सवाल ही नहीं था। इसलिए रजिस्ट्रार को 41(5) के तहत इस तरह विघटन नहीं करना चाहिए था। कहने का मतलब है कि माननीय उच्च न्यायालय ने स्थापित किया कि जो कोरम की गणना होगी निर्वाचित सदस्यों के बीच होगी। यह बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि हम पैक्स इलेक्शन के लिए जा रहे हैं, बाद में डीसीसीबी का भी इलेक्शन, आईसीबी का भी इलेक्शन होगा। और मैं एक चीज़ यहाँ बता देना चाहूँगा कि माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ
जो उपाध्यक्ष महोदय थे जिन्होंने त्यागपत्र दिया था, वे सर्वोच्च न्यायालय में गए। इसी क्रम में बेगूसराय के निदेशक परिषद के नए बोर्ड का गठन हो गया, चुनाव हो गया, उन्होंने भाग भी लिया था। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा ठीक है, आप आए हैं, लेकिन आपने तो चुनाव प्रक्रिया में भाग लिया है, नया निदेशक परिषद गठन हो गया है, तो यह आदेश बहुत इफेक्टिव नहीं है। लेकिन कोर्ट ने जो कोरम का मैटर था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको उसने ओपन रखा कि हाँ, इस पर विचार किया जा सकता है कि कोरम निर्वाचित सदस्यों के बीच होगा या निर्धारित अधिकतम सदस्यों के बीच होगा। माननीय उच्च न्यायालय ने एक और निर्णय दिया। उन्होंने कहा कि जो विघटन की अवधि थी, 14/10 को रजिस्ट्रार साहब का जो आदेश आया, उसके बाद न्यायालय ने जो फैसला दिया, उसके बीच की अवधि को उसने विस्तारित अवधि के रूप में बोर्ड के कार्यकाल में जोड़ दिया। 5 वर्ष प्लस बीच का अवधि विस्तारित कर दिया। अब मैं यहाँ 2-3 चीज़ों का पर आपका ध्यान आकृष्ट करूँगा। मेरी अब शुरू से ही मान्यता रही है कि जो भी मैं भी जब DCO था तो कई ऐसे मामले आए जिसमें कार्यकारिणी के सदस्य त्यागपत्र लेके मेरे पास सामने आ जाते थे, शपथ पत्र लेके आ जाते थे। तो मैं उसमें हमेशा मैंने एक जगह तो सुप्रीम कोर्ट के मामले में मैंने लिख के भी दे दिया, लिखित रूप में सूचित किया कि त्यागपत्र स्वीकार करने के लिए मैं सक्षम प्राधिकार नहीं हूँ। और मेरी यह मान्यता है कि यदि कोई आदमी त्यागपत्र देता है या सदस्यों का सबूत त्यागपत्र देता है और प्रबंधकारिणी उस पर निर्णय नहीं लेती है, विचार नहीं करती है, तो उसको सेक्शन 48 में जाना चाहिए रजिस्ट्रार का। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में यह भी इशारा किया कि ठीक है, जो सदस्यों ने बेगूसराय केंद्रीय सहकारी बैंक के निदेशक परिषद के सदस्यों ने त्यागपत्र दिया था, उनका त्यागपत्र यदि स्वीकार नहीं हुआ निदेशक परिषद द्वारा, वहाँ के बोर्ड द्वारा, तो उनको उसके बाद सीधे जाना चाहिए था निबंधक महोदय के यहाँ, न कि MD के माध्यम से। तो मुझे लग रहा है कि पहले तो 48 में डिसाइड होना चाहिए त्यागपत्र, तब 41(5) को इन्वोक करना चाहिए। जब त्यागपत्र स्वीकार हो जाए और लग जाए कि हाँ 50 अल्पमत की स्थिति आ गई है, 50% कोरम नहीं है, 50% से सदस्य संख्या कम हो, यह एक निर्णय था। इसका भविष्य में दूरगामी प्रभाव पड़ने का मामला है और यह निर्णय अभी भी स्टैंड कर रहा है। यह खंडपीठ का निर्णय है, सिंगल बेंच का निर्णय रहता तो यहाँ LPA में चैलेंज भी होता माननीय उच्च न्यायालय में, लेकिन चूंकि यह खंडपीठ का निर्णय था इसलिए SLP में वहाँ चैलेंज किया गया और सर्वोच्च न्यायालय ने इसको ओपन रखा है। आगे की प्रगति के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अभी दूसरा एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो निबंधक महोदय के न्यायालय ने दिया है। निबंधक महोदय के न्यायालय ने अब हाल ही में दिया है, मुझे लगता है अगस्त महीने में निबंधक महोदय जब रिलीव होकर जा रहे थे उसके पहले उन्होंने दिया है। यह मामला गया से जुड़ा हुआ है। अब इसकी पृष्ठभूमि में थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ कि गया में एक गुरुआ पैक्स है। तो हुआ यह कि गुरुआ पैक्स के प्रबंधकारिणी के एक सदस्य थे, BC पिछड़ा वर्ग से आते थे, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया गुरुआ पैक्स के। अब उन्होंने त्यागपत्र दे दिया तो चूंकि प्रोविजन है कि ठीक है त्यागपत्र देंगे तो उसी वर्ग से आना है, प्रोविजन दोनों है, संयोजन की भी बात मैंने बताया था आपको और मनोनयन की भी बात बताया था। तो इसने उसको कॉप्ट कर लिया, नॉमिनेट कर दिया कार्यकारिणी में। एक विनय कुमार नाम के एक व्यक्ति थे, उनको उसने कॉप्ट कर लिया, नॉमिनेट कर लिया। इस पर बहुत डिबेट हुआ है, बात में चलते बाद में विनय कुमार का स्टैंड रहा कि नहीं, कॉप्टेड नहीं है, नॉमिनेटेड मेंबर है वो। और 14 में जो है 9 में है कि नॉमिनेशन का प्रावधान है। नॉमिनेशन का प्रावधान यह है, प्रावधान 2 है 14(4) कह रहा है कि जिस वर्ग से भी रिक्ति होगी, आरक्षित में जिस वर्ग से रिक्ति होगी उसी वर्ग से संयोजन किया जाएगा। अब फिर 14(9) कहता है कि यदि 2.5 साल प्रबंधकारिणी समिति में 2.5 साल से पहले रिक्ति होगी तो नॉमिनेशन होगा, और 2.5 साल से पहले रिक्ति होगी तो उपचुनाव होगा बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा, और 2.5 साल के बाद रिक्ति होगी तो नॉमिनेशन होगा एवं मेंबर्स। और उन्होंने कहा कि नहीं, विनय कुमार ने कहा कि नहीं, मेरा नॉमिनेशन हुआ है। चलिए, इसी बीच जो उस पैक्स के अध्यक्ष थे, गुरुआ पैक्स के अध्यक्ष थे वर्मा जी, विनय कुमार उनके पुत्र थे, वर्मा जी ने अस्वस्थता के कारण त्यागपत्र दे दिया। अस्वस्थता को आधार बनाकर पैक्स के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। पुनः पैक्स के प्रबंधकारिणी समिति की बैठक हुई, वर्मा जी का त्यागपत्र स्वीकार किया गया और विनय जी को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। चलिए, यहाँ तक ठीक थी, स्थिति बनी रही।
इसी बीच गया केंद्रीय सरकारी अधिकोष के लिमिटेड के निदेशक परिषद के चुनाव के लिए बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने प्रक्रिया शुरू किया और मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि निकाली। मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि निकाली तो जो निर्वाचन पदाधिकारी थे गया सदर के एसडीओ, उनके समक्ष वोटर लिस्ट सबमिट करना था। अब जो प्रारूप वोटर लिस्ट उनके समक्ष प्रस्तुत किया गया, उसमें वोटर के रूप में श्री युवा पैक्स के कार्यकारी अध्यक्ष श्री विजय कुमार का नाम था। अब एक अन्य व्यक्ति थे वहाँ निराला जी करके, उन्होंने इसको उस पर आपत्ति दिया है। आप सभी जानते हैं कि जब वोटर लिस्ट सबमिट होता है तो उसका प्रारूप मतदाता सूची पर आपत्ति के लिए तिथि निर्धारित रहता है। निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष आप आपत्ति दे सकते हैं। पिछले अंक में मैंने बड़ी विस्तार से इसकी चर्चा की थी। उन्होंने आपत्ति दिया। आपत्ति उन्होंने इस आधार पर दिया कि कोऑप्टेड मेंबर है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, वोटर लिस्ट से इनका नाम हटाया जाए। अब जो निर्वाचन पदाधिकारी थे एसडीओ साहब, उन्होंने बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के परामर्शी से बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के परामर्शी को एक पत्र लिखकर उनसे मंतव्य मांगा। परामर्शी जी ने कहा कि नहीं ठीक है, कोऑप्टेड नॉमिनेटेड मेंबर का प्रोविजन है, कोई दिक्कत नहीं है, वोटर लिस्ट में उनका नाम आएगा। निर्वाचन पदाधिकारी को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने फिर सचिव को लिखा, बिहार राज्य निर्वाचन पदाधिकारी के सचिव को। सचिव महोदय लिखा कि देखिए नॉमिनेटेड या कोऑप्टेड मेंबर का कोई प्रोविजन नहीं है हमारे एक्ट रूल्स में, इसलिए यह स्थिति स्पष्ट है इस समय में। अब निर्वाचन पदाधिकारी महोदय के समय 2 विचार आए थे बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार से। उन्होंने विधिवत सुनवाई की, विस्तृत सुनवाई की। उसमें उन्होंने जो विनय जी थे उनको भी बुलाया, नीलाल जी को बुलाया, और सुनवाई के क्रम में हुआ कहा कि नहीं, वोटर लिस्ट में जो उनका नाम आया है सही है, और जो आपत्ति थी नीलाल जी के उसको उन्होंने रद्द कर दिया और अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया। और उसमें लिखा कि हाँ नॉमिनेटेड मेंबर है, इलेक्शन ऑफिसर ने अपने ऑर्डर में लिखा और ये रह सकते हैं एक्ट के प्रावधान के अनुसार विनय कुमार के बारे में। अब नीलाल जी हाईकोर्ट चले गए। उन्हें हाईकोर्ट में एक रीट दायर किया, समादेश याचिका दायर किया। अब रीट की सुनवाई क्रम में हाईकोर्ट ने जो सचिव थे सहकारिता विभाग के समय उनको कहा कि भाई आप फैसला देते हुए कहा कि पहले आप इस पर स्पष्ट निर्णय दीजिए कि कोऑप्टेड नॉमिनेटेड या एक्टिंग चेयरमैन का क्या प्रोविजन है, और वोटर लिस्ट में रह सकता है कि नहीं, और चुनाव लड़ सकता है कि नहीं। उस समय की सेक्रेटरी थी, उन्होंने या अपने आदेश द्वारा संसूचित किया कि निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, अब इसमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। यदि पीड़ित पक्ष को यह लगता है तो वह इलेक्शन डिस्प्यूट 48 के तहत दायर कर सकता है। तत्कालीन सचिव महोदया का यह मंतव्य आया आदेश के माध्यम से। अब निराला जी ने एमजेसी दायर कर दिया, कहा कि नहीं हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ। तब एमजेसी जब की सुनवाई का समय था, उसी समय फिर आनंद फानंद में सचिव महोदय ने एक आदेश निकाला और कहा कि नहीं ठीक है, जो कोऑप्टेड नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो रह सकते हैं और निर्वाचन में पद के प्रत्याशी भी हो सकते हैं। अब हाईकोर्ट जब एमजीसी सुन रहा था तो उसने देखा कि जो सेक्रेटरी कॉर्पोरेशन ने ऑर्डर पास किया है, उसने जो पीड़ित पक्ष है, जो पिटिशनर है, उसका पक्ष नहीं सुना गया है। तो उसने पर्सनल अपियरेंस करा दिया सेक्रेटरी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का। उस समय ट्रांसफर हो गया था और नए अपर मुख्य सचिव के रूप में आ गए थे नए सचिव, सीनियर आईएएस अफसर थे। तो उनको कोर्ट में 4 सप्ताह का समय दिया कि आप इस पर अपना निर्णय दीजिए। एसीएस सर ने दोनों पक्षों को नोटिस दिया, उनको सुना और जो रिजल्ट ऑर्डर पास किया उसमें उन्होंने कहा कि एक्ट में रूल्स में कहीं भी नॉमिनेटेड कोऑप्टेड एक्टिंग चेयरमैन का प्रोविजन नहीं है, इसलिए वोटर लिस्ट में नाम शामिल करना उचित नहीं है। विनय कुमार का उनका यही आदेश आया था। अब बारी थी विनय कुमार की। उन्होंने एक हाईकोर्ट में CWJC फाइल किया। CWJC फाइल किया तो उनके वकील गिरी साहब थे, उन्होंने बहुत विस्तृत बहस किया, बाईलॉज का रेफरेंस दिया, बहुत सारी चीज़ों को की चर्चा की। उसमें मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत समय लगेगा। हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद यह कहा कि नहीं, और इसी बीच एक डेवलपमेंट हो गया था कि चुनाव जो गया सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के निदेशक परिषद का चुनाव हो गया था और विनय कुमार अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो यह तथ्य भी हाईकोर्ट के समक्ष रखा गया। तो हाईकोर्ट ने कहा कि ठीक है, अब तो चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हो गई है, इसलिए जो इसको जो चुनौती दी जा सकती है वह इलेक्शन डिस्प्यूट के माध्यम से दी जा सकती है।
हाई कोर्ट इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की स्थिति में नहीं है। मीनवाइल इलेक्शन डिस्प्यूट ऑलरेडी फाइल था रजिस्ट्रार कोर्ट में, हाई कोर्ट का निर्णय आया, रजिस्ट्रार साहब ने उसकी सुनवाई की, विधिवत सुनवाई की, सभी पक्षों को भरपूर सुनने का मौका दिया। तो जो पेटिशनर थे, जो निराला जी थे, तो 3 चीज़ पर ले गए थे। वही उन्होंने एक्ट रूल्स का हवाला दिया, बाइलॉज का भी हवाला दिया 25(3) का, कि वो कहता है कि यदि मृत्यु हो जाए बाइलॉज में, पैक्स के बाइलॉज में किसी अध्यक्ष की, तो अपने जो सदस्य हैं, अपने सदस्यों में, चुने हुए सदस्यों में से ही अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। चुने हुए सदस्यों पर फोकस उन्होंने दिया था, कहा कि मनोनीत सदस्य का कोई प्रावधान नहीं है बाइलॉज में, बाइलॉज कहता है कि चुने हुए सदस्यों में से। इसलिए विनय कुमार जी का चुनाव गलत है अध्यक्ष पद पर DCCB सेंट्रल कोर्ट बैंक का। और बाकी बात वही थी जो रीट में कहते आए थे कि हाँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो विनय जी के वकील थे उन्होंने डिफेंड किया, जो एक्ट रूल्स का हवाला दिया कि हाँ एक्ट में रूल्स में विनय जी ने कहा, उनके वकील ने कहा नहीं है, संयोजन था, ऑप्शन नहीं था, और 14 में संयोजन का प्रावधान है, संयोजन किया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद रजिस्ट्रार महोदय ने जो फैसला दिया, उन्होंने विनय कुमार के पक्ष को स्वीकार किया, उनके निर्वाचन को वैध घोषित किया। रजिस्ट्रार महोदय का निर्णय है, अब केस लॉ हो गया है। जब तक इस पर कोई हाई कोर्ट के से या अन्य से कोई अदरवाइज फैसला नहीं होता है, तो केस लॉ का काम करेगा। तो अब इसमें यह स्थिति हो गई कि अब तो नया द्वार खुल गया है, कोऑपरेटिव मेंबर्स के लिए भी पैक्स का चेयरमैन होना और DCCB का चेयरमैन होना या SCB के चेयरमैन होने का द्वार खुल गया है इस निर्णय में। और माननीय उच्च न्यायालय ने जो बेगूसराय के मैटर में दिया था, उसने डिसाइड कर दिया है कोरम के बारे में। तो ये 2 चीज़ है जिसका असर भविष्य के दिनों में हमको देखना पड़ेगा। और जो कोऑपरेटिव लॉ के विद्यार्थी हैं, जो पदाधिकारी हैं या जो कोऑपरेटर हैं, उन सबों को इस चीज़ इन बिंदुओं पर मंथन करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक्ट में प्रोविज़न है तो उसको व्याख्या करने का अधिकार जुडिशियरी को है। उसके प्रोविज़न को माननीय उच्च न्यायालय ने व्याख्या किया बेगूसराय के संदर्भ में, और केस लॉ हो गया। इस तरह रजिस्ट्रार साहब का जो कोर्ट है, उनका जो फैसला हुआ, और तब तक वो हावी है जब तक कोई उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय कोई अदरवाइज फैसला नहीं दे देता है। तो एक बार फिर मैं आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामना देता हूँ, और आपसे आग्रह करता हूँ कि आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसको देखें और इसका प्रचार प्रसार करें। फिर हम अगले अंक में मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद। जय सहकारिता, जय सहकार।